अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इन टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। इस चैप्टर में टोटल आपके पास 9.6 तक एक्सरसाइज एंड 6 एक्सरसाइजेज हैं टोटल, जिनमें से 1 और 2 एक्सरसाइज पैराबोला से रिलेटेड हैं, एक्सरसाइज 3 एंड 4 इलिप्स से रिलेटेड हैं एंड एक्सरसाइज 5 एंड 6 हाइपरबोला से रिलेटेड हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे पैराबोला की शेप क्या है और पैराबोला से रिलेटेड जो दो एक्सरसाइजेज हैं 9.1 एंड 9.2, इनमें जो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं पैराबोला से। ये जितनी भी डेफिनेशंस आपको यहाँ पर दी गई हैं इन सबको लाइन वाइज एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। आपके पास सबसे पहले पैराबोला की ये शेप होती है, इस तरह से आपके पास कर्व शेप में पैराबोला होता है। पैराबोला जिस तरह आप सर्कल को डिफाइन करते हैं, जैसे सर्कल इज़ डिफाइंड बाय यूजिंग सेंट्रल पॉइंट। सर्कल जब हम बनाते हैं, एक सर्कल में जो फिक्स पॉइंट होता है वो सेंट्रल पॉइंट होता है और उसी सेंट्रल पॉइंट से इक्विडिस्टेंस ऑल द पॉइंट्स, हम जितने भी पॉइंट्स होते हैं उस सेंट्रल पॉइंट से उन सबको मिलाकर जो हमारे पास सर्कल बनता है। जिस तरह हम लोगों ने सर्कल को जिस तरह से डिफाइन किया है उसी तरह पैराबोला को भी डिफाइन कर सकते हैं। सेट ऑफ पॉइंट्स जो इक्वी डिस्टेंस रखते हैं एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से। फिक्स पॉइंट आपके पास ये है और फिक्स लाइन आपके पास ये है, यानी जो फिक्स लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स है और फिक्स पॉइंट जो है वो फोकस है। तो पैराबोला को कैसे डिफाइन करेंगे कि पैराबोला भी क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो इक्वी डिस्टेंस पर हैं एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से। ये पैराबोला की डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। तो इस तरह से पैराबोला की डेफिनेशन हो गई। और जिस पैराबोला जो एक फिक्स पॉइंट से जो इक्वी डिस्टेंस है वो फोकस है और जो फिक्स लाइन से इक्वी डिस्टेंस पर है वो क्या है, वो लाइन क्या कहलाती है, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स को इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि जो लाइन जो पैराबोला से पैरेलल बनती है, यानी ये आपके पास पैराबोला की शेप है, ये पैराबोला का कर्व है। अब इसी के पैरेलल एक लाइन है आपके पास जिसको मैंने एल का नेम दिया है, वो क्या है, वो लाइन आपके पास डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स भी क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास आता है एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास ये ओवरऑल पैराबोला की कर्व है और जो पैराबोला को दो हिस्सों में जो लाइन डिवाइड करे, ठीक है, ये अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट है पैराबोला का और इस लाइन ने डिवाइड किया है, आप उसको भी एक्सिस ऑफ पैराबोला कह सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू द बुक कि जो लाइन फोकस से पास हो और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, यानी लाइन फोकस से पास हो रही है ये लाइन, और अगर आप देखें तो ये अगर डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है तो यही लाइन डायरेक्ट्रिक्स पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। तो द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो यहाँ से आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आप वर्टेक्स देख लें कि वर्टेक्स क्या होता है। जहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना पैराबोला का, जहाँ से पैराबोला स्टार्ट हो रहा है, जिसको मैंने ओ का नेम दिया है, ये आपके पास कहलाता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। या उसके बाद आपके पास वर्टेक्स ऑफ पैराबोला के बाद है लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपके पास लेटेस्ट रेक्टम की है। तो वो लाइन जो फोकस से पास हो रही है, जैसे ये फोकस है और इस लाइन को मैंने लेटेस्ट रेक्टम कहा, यानी लाइन जो फोकस से पास हो और परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ पैराबोला के, यहाँ पे यानी इस लाइन ने 90 डिग्री का एंगल बनाया। द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। तो यहाँ से आपके पास डेफिनेशंस क्लियर हो गई, डायरेक्ट्रिक्स की, फोकस की, एक्सिस ऑफ पैराबोला की और लेटेस्ट रेक्टम की। और साथ ही साथ आप लोगों ने वर्टेक्स भी देख लिया कि वर्टेक्स क्या होता है। अब लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला। तो इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन हम यहाँ बुक से देखेंगे। इसेंट्रिसिटी को बुक में इस तरह से दिया गया है, द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू एनी पॉइंट ऑन द कॉनिक। अब कॉनिक यहाँ पर क्या है, पैराबोला है, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स टू दैट पॉइंट ऑन द कॉनिक। अब इसको चेक करते हैं यहाँ पर किस तरह से डिफाइन करेंगे डायग्राम के थ्रू। इसेंट्रिसिटी को इस तरह से डिफाइन किया कि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू एनी पॉइंट, यानी फोकस से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस पैराबोला पे, मैंने पैराबोला पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया P1,
ये फोकस है और ये वो पॉइंट है, फोकस से लेकर पॉइंट P1 तक का डिस्टेंस, इसको डिवाइड करूंगी किससे, द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स टू दैट पॉइंट। ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है और इसी डायरेक्ट्रिक्स की लाइन से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी इसेंट्रिसिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस पॉइंट टू पॉइंट P1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स टू पॉइंट P1। अगर आप इसको नेम भी दे दें तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इसेंट्रिसिटी इक्वल है, अगर मैं कह दूं फोकस से P1 पॉइंट तक का डिस्टेंस C है और डायरेक्ट्रिक्स से P1 तक का डिस्टेंस A है, तो इसेंट्रिसिटी क्या होगी, इसेंट्रिसिटी आपके पास इक्वल होगी C डिवाइडेड बाय A। तो इसेंट्रिसिटी इसी तरह आपकी बुक में डिफाइन की गई है कि डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू एनी पॉइंट P1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स टू दैट पॉइंट P1। अब पॉइंट P1 मैंने लिया, आप कोई और पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं, P, S, T, कोई भी नाम दे सकते हैं पॉइंट को। तो ये आपके पास इसेंट्रिसिटी है। अब इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला हमेशा जो है वो 1 के इक्वल होती है। ये आपने याद रखना है MCQs के लिए भी कि इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इक्वल्स टू 1 होती है। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस आपको बताए गए हैं जिससे इसेंट्रिसिटी पैराबोला की डिफाइन होती है, एक डिस्टेंस फोकस से लेकर पॉइंट P1 तक और दूसरा डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से लेकर पॉइंट P1 तक, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो कट करके आंसर क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा। तो इसेंट्रिसिटी पैराबोला की 1 होती है। यहाँ पे बुक में आपके पास ये दिया हुआ भी है कि इसेंट्रिसिटी जो है अगर 1 है, इफ इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू E से डिनोट करते हैं इसेंट्रिसिटी को, अगर इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 1 है तो जो कॉनिक है या जो शेप आपको दी जाएगी वो पैराबोला है। फिर नेक्स्ट हम जब इलिप्स और हाइपरबोला पढ़ेंगे तो आपको तब ये इसेंट्रिसिटी समझ आ जाएगी कि अगर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है तो आपके पास शेप इलिप्स होगी, एंड अगर इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास जो शेप होगी वो हाइपरबोला की शेप होगी। तो ये आपके पास इसेंट्रिसिटी है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। अब पैराबोला के बारे में तो हमने देख लिया, ये सारी डेफिनेशंस हमें क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट टॉपिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला की पैराबोला की इक्वेशंस कैसे बनेंगी। तो यहाँ बुक से अगर देखें तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला वैसे एग्जाम्स में ये आती नहीं है, जस्ट आपने इक्वेशंस याद करनी होती हैं, उनकी डेरिवेशन या किस तरह से ड्राइव हुई हैं वो सब नहीं करना होता, बट आप देख लें इसको किस तरह से करना है। टू ड्राइव द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कंसिडर अ पैराबोला हुज फोकस F और फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपको H, K दिए हुए हैं, एंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज Lx प्लस My प्लस N इज इक्वल्स टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी गई है। हम पैराबोला में ये दोनों चीज़ें देख चुके हैं। पैराबोला में अगर आप देखें तो हमने पैराबोला में जो है ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की लाइन थी और ये हमारे पास जो है फोकस था। ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन थी और ये फोकस था। फोकस के पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं H, K और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे दी है बुक में। डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो क्या है, Lx प्लस My प्लस N इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर नीचे लेट Px, y बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। जैसे हमने P1 पॉइंट कंसिडर किया ना पैराबोला में, इसी तरह यहाँ पर P और उसके कोऑर्डिनेट्स x, y ये पॉइंट एक कंसिडर किया गया है पैराबोला में, और हमें पता है यहाँ पर Pf इक्वल होगा Pt के। यानी अगर हम देखें यहाँ पे बुक में जो शेप ली होगी Pf इज इक्वल्स टू Pt, ये आपके पास फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स H, K, ये वो पॉइंट, ये आपके पास पैराबोला की ओवरऑल शेप है। तो पैराबोला पे एक पॉइंट P कंसिडर किया गया जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, और आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की लाइन ये है, ये लाइन आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की है और ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स पे भी एक पॉइंट T लिया गया है। हमने चूंकि इसेंट्रिसिटी पढ़ी है कि डिस्टेंस जो है फोकस से लेके उस पॉइंट तक और डायरेक्ट्रिक्स की लाइन से लेकर उस पॉइंट तक दोनों डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये इसेंट्रिसिटी हम की डेफिनेशन थी। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग Pf यानी डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू दैट पॉइंट P एंड Pt डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स टू दैट पॉइंट P, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी को यूज करके यहाँ पे
पी एफ इक्वल है पी टी लिख दिया, और उसके बाद पी एफ वैल्यू लिख दी हमने, क्योंकि पी पॉइंट था और एफ जो है एच कॉमा के एफ के वर्टेक्स थे, और पी पॉइंट के एक्स वाई वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स एच कॉमा के थे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x जो है ये आपके पास पॉइंट p का कोऑर्डिनेट है, और h जो है ये फोकस के कोऑर्डिनेट है, यानी दोनों x की टर्म्स हैं। अगर आप देखें फोकस के कोऑर्डिनेट्स h कॉमा के थे, तो इसमें जो h है ये x है और जो k है ये y। तो इसी तरह x के साथ आपने x की टर्म h लिख दी और y के साथ आपने y की टर्म k लिख दी। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास फार्मूला ओपन होगा। और इसी तरह यहाँ पर भी आपने ये डिस्टेंस का फार्मूला एक्चुअली यूज़ किया है, और यहाँ पर भी हमने डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ किया है। यहाँ जो डिस्टेंस का फार्मूला है, चूँकि 2 पॉइंट्स हैं, P भी एक पॉइंट है और F भी एक पॉइंट है, तो 2 पॉइंट जो डिस्टेंस फार्मूला है वो यही है, ये डिस्टेंस फार्मूला है 2 पॉइंट्स के दरमियान का। और अगर एक लाइन हो और एक पॉइंट हो, तो उसके दरमियान जो डिस्टेंस का फार्मूला है वो ये है। तो आपके पास पॉइंट P था और T आपके पास वर्टेक्स की लाइन थी, तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे सारा इसका सोल्यूशन हुआ है इसी तरह से कि यानी ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके पहले मोड हमने हटा दिया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई में भेजा, उसके बाद रूट को ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। यहाँ पर स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो ये टर्म्स आ गई ये तीनों, और इधर स्क्वायर लिया तो यहाँ पर ये टर्म आ गई। उसके बाद यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, उसको सॉल्व करके मेन इक्वेशन आपके पास ये इक्वेशन बनी। ये जनरल इक्वेशन है पैराबोला की। जस्ट आपने इक्वेशंस याद करनी है, पूरा आपको ये करने की भी नीड नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए किस तरह से हुआ है, कॉन्सेप्ट ले लें और याद आपने जस्ट इक्वेशंस करनी है, इनकी प्रैक्टिस करें और इक्वेशंस याद कर लें। अब यहाँ पर हमारे पास जो मेन इक्वेशंस हैं पैराबोला की उनको देखेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है इक्वेशंस ऑफ पैराबोला जो मेन आपने याद करनी है, यानी जो एक्सरसाइज में यूज़ होंगी 9.1 और 2 में, वो 2 इक्वेशंस हैं, जिसमें एक इक्वेशन जब पैराबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा तो आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, और जब पैराबोला अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा तो आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब इसको याद करने का तरीका ये है सिंपली कि अगर पैराबोला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, तो आप इस तरह से याद करेंगे कि पैराबोला जिस एक्सिस के अलॉन्ग होगा उस एक्सिस पर स्क्वायर नहीं होगा, यानी अगर पैराबोला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो स्क्वायर वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, अगर पैराबोला वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो स्क्वायर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। यहाँ देख भी लेते हैं, यहाँ पैराबोला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पैराबोला है, लेकिन स्क्वायर किस एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर इक्वल है 4ax। सिमिलरली यहाँ अगर देखें तो पैराबोला वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, जबकि स्क्वायर जो है वो x पे है, यानी x स्क्वायर इक्वल है 4ay के। तो जब x एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4ax के, और जब y एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो x स्क्वायर x पे आएगा, x स्क्वायर इक्वल है 4ay के। इस तरह से आप इक्वेशंस याद कर लें पैराबोला की, जस्ट इक्वेशंस याद कर लें कैसे ड्राइव हुई हैं। ये सब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपने जस्ट याद करनी है इक्वेशंस और इनको फिर जैसे जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें अप्लाई करना है जिस तरह से क्वेश्चंस होंगे। अब हमारे पास आते हैं मेन फार्मूलाज जो हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 में। अच्छा, बेसिकली इस चैप्टर में मेन जो चीज़ है वो यही है कि आप फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद कर लें। फार्मूलाज याद हो गए तो ये चैप्टर ईजीली जो है सॉल्व हो जाएगा। बस ये फार्मूलाज हैं जो एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 में यूज़ होंगे, आपने इनको अच्छे से याद करना है, अपने पास नोट भी कर लेना है ये फार्मूलाज। तो अभी मैं आपको ये फार्मूलाज एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अगर पैराबोला हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो हमने उसकी इक्वेशन देखी थी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर पैराबोला होगा तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, अगर x एक्सिस के अलॉन्ग है तो y स्क्वायर इक्वल है 4ax के, यानी y पे स्क्वायर होगा। फिर a कांस्टेंट है, आप इसको a लिखें या c लिखें, मैं इसको एज अ c यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल है 4cx के।
इसी तरह अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ना पैराबोला, तो स्क्वायर एक्स एक्सिस पे आएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल है 4 की जगह क्या लिख दिया सी वाई। अच्छा, अब यहाँ पर इसी तरह से इक्वेशन जो हमने पहले पढ़ी थी एक्स एक्सिस की, उसमें ये था कि वाई स्क्वायर इक्वल है 4ax के, ठीक है। और ये भी अगर हम चेक करें अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है, वाई स्क्वायर इक्वल है 4a की जगह क्या है c और x। अब यहाँ पर जो चीज़ है वो h कॉमा k है, जो कि आपके पास फोकस के क्या हैं कोऑर्डिनेट्स हैं, h कॉमा के कोऑर्डिनेट्स हैं फोकस के। अब यहाँ क्यों नहीं है h कॉमा के, क्योंकि यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट 0 लिए हुए थे, h इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 0। h और k जब इक्वल्स टू 0 होंगे तो आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। इस वक्त h और k इक्वल्स टू 0 नहीं है तो मैंने h और k लिखे हैं, यानी इस तरह होगा कि आपके पास जो फोकस का पॉइंट है, आप याद करने का तरीका बता रही हूँ कि अपनी इक्वेशन किस तरह से याद रखनी है। फोकस का जो पॉइंट है वो है, या जो फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है h कॉमा k। h को आपने यूज़ किया है x इन टर्म्स ऑफ x, यानी x कॉमा y, x कॉमा y है, जहाँ पे h जो है वो x की जगह और k जो है वो y। तो अब h जो है वो आप x के साथ लिखेंगे और k जो है वो y के साथ। तो इक्वेशन क्या थी अलॉन्ग x एक्सिस, अगर पैराबोला x एक्सिस के अलॉन्ग है तो स्क्वायर y पे आएगा कि y स्क्वायर इक्वल है 4ax, या फिर y स्क्वायर इक्वल है 4cx। ये मेन इक्वेशन है अलॉन्ग x एक्सिस की। अब y के साथ कौन सा टर्म यूज करना है k, तो y का अगर स्क्वायर है तो y माइनस k का होल स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूले में माइनस आएगा, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल है 4c। अब x है तो x के साथ क्या यूज करना है, फोकस का कौन सा पॉइंट h, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे x और फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस h। तो ये इक्वेशन आपके पास इसी से ही बनी है, ठीक है। आप ये याद कर लें या ये याद कर लें, बस ये तब यूज करनी है जब h और k की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और जब h और k की वैल्यू 0 नहीं होगी, कोई वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में, तो आपने ये इक्वेशन यूज करनी है। और अलॉन्ग x एक्सिस है तो वही वाली बात है कि अगर x एक्सिस के अलॉन्ग है तो आप चेक करें फॉर्मूला में y पे स्क्वायर है। इसी तरह जब y एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो जब व्हेन अलॉन्ग पैराबोला इज अलॉन्ग y एक्सिस तो x पे स्क्वायर होगा, और जब x एक्सिस के अलॉन्ग है तो y पे स्क्वायर है। तो ये इक्वेशन आपने याद करनी है, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल है 4c इंटू एक्स माइनस एच। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो यूज होगी। सेकेंड फॉर्मूला आपके पास फोकस का है, फोकस इक्वल है h प्लस सी कॉमा के। अब फोकस के लिए जो आपने यहाँ यूज किया हुआ पॉइंट वो c है। अगर पैराबोला अलॉन्ग x एक्सिस होगा तो c को आपने ऐड करना है x वाली टर्म के साथ, h कॉमा के है ना, इन दोनों में से x की जगह h यूज हुआ है और k जो है वो y की जगह यूज है ना हुआ, तो आपने h के साथ c लिखा है। क्यों? क्योंकि h जो है यहाँ x की टर्म्स में यूज हुआ है और पैराबोला भी अलॉन्ग x एक्सिस है, तो h प्लस सी कॉमा के। तो ये आपके पास फोकस का फॉर्मूला है। अगर आप इसी फोकस को y एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो h कॉमा के प्लस सी, अब देखें c कहाँ ऐड की है, c के वाली टर्म के साथ ऐड की है, के वाली टर्म y, क्योंकि पैराबोला किस एक्सिस पे था y एक्सिस पे था, तो k के साथ हमने c ऐड किया है। जब पैराबोला x एक्सिस के अलॉन्ग था तो हमने c h के साथ ऐड किया है। तो आपने फोकस का फॉर्मूला याद करना है अलॉन्ग x एक्सिस h प्लस सी कॉमा के, एंड अलॉन्ग y एक्सिस वो आपके पास यहाँ पे जब हम y को डिस्कस करेंगे y एक्सिस के अलॉन्ग तब देखते हैं। वर्टेक्स के पॉइंट हैं या कोऑर्डिनेट्स हैं h कॉमा के, ठीक है, वर्टेक्स h कॉमा के है। फोकस भी h कॉमा के है, बस आपने फोकस में याद रखना है आपने c ऐड करना है, और c किस तरफ ऐड करना है ये आपको बताएगा कि पैराबोला कौन से एक्सिस पर है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपने देखा है पैरेलल लाइन, हम ये डेफिनेशन सारी पढ़ चुके हैं। लेटेस्ट सेक्टम का तो डायरेक्ट फार्मूला है 4c, पहले लेटेस्ट सेक्टम देख लें, उसका फार्मूला है 4c स्क्वायर एज इट इज याद कर लें। और उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला
अगर इसमें भी आपने चेक करना होगा कि पैराबोला कौन से एक्सिस पर है। अगर पैराबोला एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। पैराबोला एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आपने सी को ऐड करना है एक्स के साथ ही, एक्स प्लस सी, और एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एक्स इक्वल है एच के, तो एक्स प्लस सी इक्वल है एच के। और सिमेट्री, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाए तो ये हमेशा ऑपोजिट एक्सिस पे होगी। फॉर एग्जांपल अगर पैराबोला आपके पास एक्स एक्सिस पे है तो चेक करें एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस पर है, और वाई किसके इक्वल होता है, के, वाई इक्वल्स टू के। तो ये आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस के फार्मूलाज हैं, इनको आप डायरेक्ट याद कर लें, जिस तरह से मैंने बताया उस तरह याद कर लें, जिस तरह आपको इजी लगे, बट यही फार्मूलाज यूज़ होंगे और यही फार्मूलाज आप पहले याद कर लें ताकि आपके लिए आगे एक्सरसाइज 9.1 और 2 इजीली सॉल्व कर लें आप उनको। अब है हिंट, आप देख लें, इफ पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस देन स्क्वायर विल बी ऑन वाई एक्सिस। सिमिलरली अगर पैराबोला वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस होगा। तो ये आप इसको याद कर लें। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द पैराबोला इज अलोंग विच एक्सिस। अगर आपसे पूछा जाए कि पैराबोला कौन से एक्सिस पर है तो आप स्क्वायर को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वेशन ऑफ पैराबोला दे दी गई है, ये दे दी है आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और पूछा जाए पैराबोला कौन से एक्सिस पर है तो आप चेक करें स्क्वायर कौन से एक्सिस पर है। एक्स पर स्क्वायर है तो इसके ऑपोजिट एक्सिस पर पैराबोला होगा, क्योंकि पैराबोला जिस एक्सिस पर होता है उसमें स्क्वायर नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस पर स्क्वायर है तो पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस होगा, और इसी तरह है पैराबोला इज अलोंग वाई एक्सिस। तो इस तरह आप पहचान सकते हैं। इसी तरह जो आपके पास अलोंग वाई एक्सिस है, अभी तक जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस के पढ़े हैं, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फोकस, वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ा है। अब हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस है कि अगर पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस होगा तो फिर क्या इक्वेशन होगी, तो ये इक्वेशन होगी, और इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वाई एक्सिस पर होगा तो स्क्वायर एक्स एक्सिस पर आएगा। फोकस, अब फोकस के पॉइंट वही है एच कॉमा के, बट फोकस में आपने सी ऐड करना होता है, और सी कौन से एक्सिस पर ऐड करना होता है, जिस एक्सिस पर पैराबोला होगा। यहाँ पर पैराबोला कौन से एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, तो फोकस के पॉइंट एच कॉमा के है, और एच एक्स की टर्म्स में यूज हुआ है और के वाई, तो वाई एक्सिस पर है तो हमने के के साथ सी ऐड किया है, जबकि ऊपर हमने एच के साथ सी ऐड किया था क्योंकि एच एक्स की टर्म्स में यूज हुआ है, एक्स एक्सिस पर था पैराबोला। अच्छा, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला एक्स एक्सिस के अलोंग भी 4c है और वाई एक्सिस के अलोंग भी लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला 4c है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आप लोगों ने ये याद रखना है, जिस एक्सिस पर पैराबोला होगा उसी एक्सिस पर होगी। हमने यहाँ पर भी देखा था पैराबोला एक्स एक्सिस के अलोंग था और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में सी का ऐड किया एक्स एक्सिस के साथ, और एक्स एच के इक्वल होता है, एक्स प्लस सी इक्वल्स टू एच। अब अगर वाई एक्सिस के अलोंग होगा, जाहिर बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई, और वाई में आप सी ऐड करेंगे, और वाई एच के इक्वल तो नहीं है, वाई के इक्वल है, तो वाई प्लस सी इक्वल्स टू के। यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, वाई प्लस सी इक्वल्स टू के। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री यहाँ पर भी ऑपोजिट, क्योंकि सिमेट्री ऑपोजिट एक्सिस पर आप लेंगे। अगर पैराबोला एक्स एक्सिस पर था तो आपने कहा y इक्वल्स टू के। अब अगर पैराबोला y एक्सिस पर है तो आप कह देंगे x इक्वल्स टू एच। ठीक हो गया, ये आपके पास ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं। लास्ट फार्मूला है आपके पास इसेंट्रिसिटी का, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो डायरेक्ट आप बस ये याद कर लें। फार्मूला क्या है, c अपॉन a फॉर x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला c अपॉन a यहाँ x एक्सिस के लिए भी है और y एक्सिस के लिए भी है। और लास्ट हिंट, इफ पैराबोला इज अलोंग y एक्सिस देन स्क्वायर विल बी ऑन x एक्सिस। अगर पैराबोला y एक्सिस पे होगा तो स्क्वायर किस एक्सिस पर है, x एक्सिस पर। तो ये आपके पास ओवरऑल फार्मूलाज थे जो आप लोगों ने इनको याद करना है ताकि आपके पास एक्सरसाइज 9.1 इजीली सॉल्व हो जाए। इन फार्मूलाज को अपने पास नोट कर लें एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए।